हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 के बायोलॉजी का मॉडल सेट 4। मैंने अगले वीडियो में इसके 1, 2 और 3 डाल दिया है। आज मैं इसका 4 बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद करिए। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 70 है ऑब्जेक्टिव। देखिए, फर्स्ट क्या है इसमें, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन किसे कहते हैं आप जान लीजिए। तो सूक्ष्म प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है या एक प्रकार की अलैंगिक जनन है, यानी यह कृत्रिम प्रकार से कराया जाता है प्रयोगशाला में। इसके अंतर्गत वैसे पेड़ पौधे को बनाया जाता है जिसका बीज महंगा होता है, तो इसके द्वारा बहुत मात्रा में उसका बीज बनाया जाता है जिससे कि आम जनता तक भी पहुंच सके। तो सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा कृत्रिम चीज़ें बनाई जाती है जो कि महंगा होता है। तो यह जो होता है अलैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है। बिकॉज जो लैंगिक प्रजनन होता है तो आप जानते हैं इसमें नर मादा भाग लेते हैं, चाहे पुष्प में हो या जीव जंतुओं में हो, तो वो तो आपका प्राकृतिक होता है। लेकिन जो अलैंगिक होता है वो आप साइंटिस्ट भी करा सकते हैं, मतलब इतना हमारा साइंस डेवलप हो गया है कि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अलैंगिक, ऑप्शन नंबर ए। क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है। बताना है इसमें से शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस या इनमें से सभी। यानी इसका जो पादप काय होता है, यानी इससे बोलिए आप क्रोमोसोम, जैसे कि हमें होता है, जैसे कि नर युग्मक जो होता है अगुणित होता है। इसमें बताना है अगुणित यानी जिसमें से जो गुणसूत्र होता है ना वह आधा होता है। जैसे कि मनुष्य में देख लीजिए, स्त्री में 23 होता है और फिर पुरुष में 23 मिलाकर होता है आपका 46। तो जब अलग अलग वो रहते हैं तो वो अगुणित रहते हैं, और जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो त्रिगुणित हो जाता है। तो इसी तरह पेड़ पौधों में भी होता है। तो शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटस इन सभी में क्या जो पादप काय होता है वह अगुणित होता है। इनमें से सभी राइट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी यानी मनुष्य, तो इसके शुक्राणु जो स्पर्म होता है तो उसके बीच वाले भाग में उसका जो हेड होता है, फिर हेड के जस्ट उसके ठीक नीचे जो होता है उसका मध्य भाग होता है। तो मध्य भाग जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एक शुक्राणु का जो पूरा बॉडी होता है वह 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। क्या, तो हेड रहता है, फिर उसका गर्दन रहता है और पूछ रहता है, एक मध्य भाग रहता है जिसमें मध्य भाग में क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और उसके जो सिर होता है हेड, उसमें क्या केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस। ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप अच्छी तरह से पढ़िए। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसका राइट आंसर होगा आपका सी, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। 4 है कि आपके मनुष्य का जो युग्मक होता है इसमें गुणसूत्र की संख्या बताना है। तो देखिए युग्मक अगर पूछे, युग्मक क्या, वो अगुणित होता है, गेमिट। तो इसमें होता है आपका 23। जैसे कि आपका युग्मकों कहने का अर्थ है कि नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग जब होते हैं तब वह 23 होते हैं, लेकिन जब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है और वह जाइगोट बन जाते हैं, युग्मनज जिसे बोलते हैं, तो वो आपका द्विगुणित होता है तो 46 होगा। अगर यहाँ पर युग्मनज दे जाइगोट तो 46, लेकिन यहाँ पर गेमिट है यानी अकेला वह है तो 23 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है क्या, इसमें से कौन कायिक परिवर्धन नहीं है। बताना है इसमें से कायिक परिवर्धन कौन नहीं है। तो देखिए प्रकंद जो कि आपका आलू में होता है या फिर अदरक में होता है, जो कि आपका यह कायिक परिवर्धन है। यह चूसक, ये भी आपका कायिक परिवर्धन है। शाक यह भी है, लेकिन जो चल बीजाणु होता है यह आपका गतिशील रहता है, यह आपका कायिक परिवर्धन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, ये सभी आपका गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है। कूट फल को बोलते हैं असत्य फल, जिसका निर्माण पुष्पासन से होता है। पुष्पासन क्या, आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें से एक तो स्त्रीकेसर, पुंकेसर होता है, फिर बाह्य दल होता है, फिर दल पुंज होता है। तो जो उसका बाह्य दल होता है, जो बाह्य दल फल के रूप में रूपांतरित हो जाता है, यानी उसका जो पुष्पासन होता है, जैसे सेव में आप देख लीजिए, सेव का जो पुष्पासन होता है वो फल को घेर लेता है, यानी उस पर जो छिलका होता है ना उसी को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेव। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एक सत्य फल होता है, एक असत्य फल होता है।
जैसे लीची आपका सत्यफल होगा, क्यों? तो देखिए उस पर का छिलका जो होता है आप हटा देते हैं, उसके बीच वाला भाग खाते हैं, वो अंडाशय होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 7, निम्न में से कौन एकलिंगी है? बताना इसमें से कौन एकलिंगी है? जिसका राइट आंसर होगा पपीता, जो कि एकलिंगी है। नेक्स्ट है इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो यह कीट या कीड़ा के द्वारा होता है। और यहाँ पर एनोमोफिली रहे तो वो होगा आपका हवा के द्वारा। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है वर्ड में, सो आप एग्जाम में अच्छी तरह से सूझबूझ लगाकर टिक आउट कीजिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रत्येक पादप काय से पूर्ण पौधा बन सकता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो देखिए एक ऐसी प्रक्रिया होती है सूक्ष्म संवर्धन, या उसे बोलते हैं संवर्धन कल्चर। तो उसके अंतर्गत कोई भी पेड़ पौधा है तो उसके किसी भी पार्ट को आप जैसे जड़, तना, पत्ता, सभी को काट कर और संवर्धन माध्यम में रख कर उसका मतलब जितना प्रक्रिया होती है अपनाइएगा तो उससे एक नया पौधा बन सकता है। तो उससे हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है अब आजकल। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। निषेचन अंड होता है, अंडा और नर न्यूक्लियस का संयोजन, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से एक जीव का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट ए होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्या आप जानते हैं कि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो कि हरा रंग होने का कारण है पेड़ पौधों का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि राइजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का ये सभी पाया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? यानी बताना इसमें से कौन है कि जो जल में उगता है। तो सिंघाड़ा नामक एक पौधा है जो कि जलोद्भिद है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? बताना है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मीजोडर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मीजोडर्म से आपका जनन परत और परिवहन तंत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? बताना इसमें से द्विगुणित संरचना कौन है? तो जाइगोट होता है, द्विगुणित होता है। तो क्यों? तो आप देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में संकलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या वो जाइगोट बनता है। जाइगोट को बोलते हैं हम युग्मनज। तो यह द्विगुणित हो जाता है, और जब वह नहीं संकलन रहता है, अलग अलग रहता है, तो वह अगुणित रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है? बताना है कि मादा में ये सभी जनसंख्या वृद्धि को कम करने की पहलू है। तो बताना है मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है? क्या अंडोत्सर्ग, निषेचन, रोपण या विजाइना में शुक्राणु का प्रवेश? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अंडो उत्सर्जन को रोकती है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल ने 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने आनुवंशिकता का दिया था नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रथम आनुवंशिकी के पिता कौन थे? तो वो मेंडल ही थे आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है तो इसमें गुणसूत्र की संख्या आप जानते हैं 46 होता है, तो उसमें एक कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। और जो टर्नर सिंड्रोम होता है यह स्त्रियों में अधिकतर होता है, जिसके फलस्वरूप स्त्रियां वांझ हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 45 हो जाता है, उसमें 2n-1 हो जाता है आपका क्रोमोसोम की संख्या। ये सभी गुणसूत्रीय विकार है, जिसके बारे में सर्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अगला प्रश्न क्या है, मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल के तो प्रथम नियम को जानते हैं, आनुवंशिकता का नियम, लेकिन द्वितीय नियम क्या है बताना है आपको। इसके राइट आंसर होगा, मेंडल ने दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो कि दूसरा नियम है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो बेटेसन ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने नहीं, बेटेसन ने। ऑप्शन नंबर सी, मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन किस क्रोमोसोम पर पाया जाता है? तो वह वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वाई क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट है,
अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत लामार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? यानी जीएमओ जीव जो होता है तो उसमें किसी अन्य व्यक्ति का डीएनए या जीन को काटकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसे प्रत्यारोपित कर उस जीव में प्रवेश कराया जाता है, जिसे कि हम रूपांतरित जीव बोलते हैं या फिर जीएमओ जीव, ट्रांसजेनिक जीव बोलते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है बताना है, तो उसमें जीनगण का प्रयोग किया जाता है, जीनगण का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? बताना है, इसमें से एक होता है समापन कूट, एक होता है प्रारंभ कूट। तो प्रारंभ कूट इसमें से है AUG और GUG। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये सभी ऑपरेंट मंडल के अंतर्गत, जेनेटिक कोड के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए से आरएनए की भिन्नता है। डीएनए आरएनए से भिन्न है, क्यों? तो उसमें डीऑक्सीराइबोज रहने के कारण भिन्न है। डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में ओनली राइबोज रहता है जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज रहता है, जिसके कारण वो डिफरेंट है। ओके, फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? इसमें से बताना है। तो आप जानते हैं कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है जबकि डीएनए में थायमिन, तो थायमिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। ओके, थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपरेंट मॉडल जेकब और मोनोड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो यह क्या बताता है? तो यह बताता है कि जीन का रेगुलेशन किस तरह से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जीन का रेगुलेशन बताता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है? तो डीएनए में क्या यूरेसिल नहीं होता है? देखिए क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है, तो इसमें यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए दिया था तो उसमें थायमिन नहीं होता है। देखिए 4 प्रकार के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, क्या यूरेसिल और थायमिन जो कि एक ही है, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन जो कि डीएनए पाए जाते हैं और आरएनए में यूरेसिल, 4 तरह के होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है? तो यह है आपका जीन प्रौद्योगिकी का, जीन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, किसी डीएनए में कूट GAC का प्रतिकूट क्या होगा? मतलब इसका उल्टा बताना है। जैसे डीएनए में इतना हो गया तो आरएनए में कितना होगा? तो G यानी गुआनिन है, तो गुआनिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन से जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड के द्वारा। तो आपका G का हो गया और प्रतिकूट C। एडेनिन है तो आरएनए में बताना है। तो एडेनिन जो होता है आरएनए में यूरेसिल होता है थायमिन की जगह पर, तो एडेनिन यूरेसिल से जुड़ता है यानी थायमिन से भी जुड़ता है। तो आरएनए में आपको बताना है। तो यू हो गया ए का, और सी जो होता है साइटोसिन, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, गुआनिन से जुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में किसका निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह उत्पादक, जीव और माध्यम सभी का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, पक्षियों तथा तितली का जो डायना कैसा अंग है या उसका कैसा होता है, समजात या असमजात? तो इसका राइट आंसर होगा वो असमजात होते हैं, लेकिन काम तो एक ही रहता है उनका। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम? तो होमो सेपियंस सभी को मालूम है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से पश विषाणु कौन है? बताना है इसमें से पश विषाणु कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, एलिफेंटेसिस का कारक है? एलिफेंटेसिस बोलते हैं आपका जो फाइलेरिया नहीं होता है, फाइलेरिया हाथी जिसमें से आपका पैर वगैरह फूल जाता है, तो उसका कारण है आपका बुचेरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बुचेरिया। अगला प्रश्न है, एलर्जी के बढ़ने वाले प्रतिरक्षिया है? एलर्जी जो होता है हिस्टामिन के कारण, तो उसमें से कौन सा एंटीबॉडी कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IgE प्रकार के एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, यौन संचारित रोग है? इसमें से कौन यौन संचारित रोग है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा गोनेरिया, गोनेरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, विषाणु किससे बना होता है? विषाणु किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु यानी वायरस जिसे बोलते हैं, जो कि बाहर रहता है तो निर्जीव रहता है, लेकिन किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो सजीव हो जाता है। तो यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के मिलने से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
अगला प्रश्न है बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हुआ जो तो आपका बुचेरिया जानते हैं कि जो कि फाइलेरिया रोग का वाहक है, लेकिन हेलिमेंथिस या ग्रुप का सदस्य है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा सर्वाधिक जो अंग होता है इफेक्टेड होता है? तो वह जो आपका लीवर होता है, लीवर को बोलते हैं यकृत, उसका उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण की अवस्था क्या होती है? तो वह होती है आपका प्लाज्मोडियम से आपका मलेरिया रोग होता है, जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, तो वह स्पोरोजोआइड की अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं है? इसमें से बताना है कैंसर कोशिकाएं कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हेला कोशिकाएं को बोलते हैं कैंसर कोशिकाएं, हेला कोशिकाओं को। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम है, इसमें से कौन है जो कि आपके शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करता है? प्रतिरक्षी यानी होता है इम्यूनिटी, जिससे कि आप सोचते होंगे कि आपको कोई बीमारी होता है, आप दवा नहीं खाते हैं फिर भी आप ठीक हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी अंगे हैं जो कि उसको ठीक करने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी कोशिका है, यानी जो बी लिम्फोसाइट होता है ना वही। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है? इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको पेयजल से मतलब जल के द्वारा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइफाइड, या आपका जल के द्वारा होता है या फिर हवा के द्वारा भी होता है, मतलब प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? इसमें से बताना है विषाणु से, जो वायरस से नहीं होती है, ये नाम बताना है आपको। जो डिप्थीरिया होता है या जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके अलावा सभी जो है विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के में सहायक आपका जैविक खाद। जैविक खाद यानी क्या है? जो आप राइजोबियम जानते हैं, एनाबीना, एजोवेक्टर, नीलहरिस्यवाल, ये सभी साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये सभी जैविक खाद है। यानी जैविक खाद किसे बोलते हैं? रासायनिक खाद को नहीं, जो जीव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि आपके घर पर आमतौर पर जो खादर जिसे बोलते हैं, गोबर वगैरह का होता है, उसे बोलते हैं जैविक खाद। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बीज का किस में हिमीकृत किया जाता है? तो उसे हम तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें विटामिन ए को बनाया गया है, बिकॉज उसमें विटामिन ए की कमी थी, इसलिए साइंटिस्ट ने उसमें विटामिन ए को भरपूर मात्रा में डाला और उसे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो नैनी मछली होती है वह मेजर कार्प नहीं होती है। अगला प्रश्न है, लेगहर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? तो चूजा यानी मुर्गी की किस्म है, मुर्गी यानी चूजा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? इसमें बताना है कि किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजोवेक्टर। ये सभी जैविक खाद है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? इसमें से कौन ऐसे वैज्ञानिक है जिसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टीफन हेल्स, जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड वे नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है? देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है उसको तोड़कर उसके जो डीएनए होता है एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? लाइसोजाइम है, सेल्यूलोज है, काइटिनेज है या कोलेजिनेज है? इसमें से कौन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जो तोड़ने का काम करता है वो करता है लाइसोजाइम, और जो जोड़ने का काम करता है वो करता है लाइगेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइसोजाइम। अगर यहाँ पर जोड़ने वाला कुछ बात कहे तो वहाँ पर आप लाइगेज टिक आउट कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न क्या है, कौन सा अंग इरिथ्रोसाइटस के जलाशय के रूप में जाना जाता है? इसमें से कौन ऐसा अंग है जो कि इरिथ्रोसाइटस के जलाशय के रूप में, तो उसे बोलते हैं एस्प्लिन। एस्प्लिन को बोलते हैं प्लीहा, जहाँ पर आरबीसी का बहुत सारा भंडार होता है। आरबीसी जो रक्त होता है ना, रेड ब्लड सेल्स, तो प्लीहा में ही बनता है। तो स्प्लिन इसका राइट आंसर होगा। स्प्लिन को बोलते हैं हिंदी में प्लीहा।
तो उसे हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स की जलाशय। अगला प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वो एडिनोसिनेज डिगेमिनेज की कमी के लिए किया गया था, जो कि अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, RNI का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? RNI का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू के पौधों में किया जाता है। और सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक पौधा बना था यानी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्रयोगशाला में, वो है आपका तंबाकू। तंबाकू ही सबसे पहले बना था। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या बोलते हैं? यदि कोई प्रोटीन जो है वो कूटलेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा उसे बोलते हैं विषमजात प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में कौन प्लाज्मिड कौन है? इसमें से प्लाज्मिड बताना है कि कौन प्लाज्मिड है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये सभी तो आपका प्रतिबंधन एंजाइम है, ये सभी प्रतिबंधन एंजाइम है, लेकिन ये जो है आपका प्लाज्मिड है क्या, PBR 322 ये प्लाज्मिड है। अगला प्रश्न क्या है, हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हवा के वेग को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एयर बोलते हैं ना हवा के, एयर एनोमोमीटर होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो पौधे चट्टानों पर उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिथोफाइट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? तो आय में तो कमी होगा ही, जमीन में भी कमी होगा, बिकॉज जमीन तो नहीं बढ़ रहा है, ओनली जनसंख्या बढ़ रहा है। खनिज पदार्थ की भी कमी होगी, यानी इनमें से सभी की कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है। तो लेंगडम नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है जो कि उत्पादक के पास होता है, जो कि पेड़ पौधे हो गए, हरे घास फूस, और वहाँ से सभी जीवों में स्थानांतरित होता है। जैसे कि एक घास हो गया, घास को एक बकरी खाती है तो उसको 10% मिलता है, फिर बकरी से कोई मनुष्य खाता है तो उसमें आता है, यानी 10% का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, 10%। अगला प्रश्न क्या है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है? जो इकोलॉजी ये शब्द है, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, तो इस शब्द का श्रेय किसे दिया जाता है? किसने किया था इस शब्द का खोज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, टानसेली नामक वैज्ञानिक ने, टानसेली ने। फिर देखिए नेक्स्ट है क्या, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा वो होते हैं जो कीट होता है उसको अपने अंदर वो खा जाते हैं, यानी क्यों खाते हैं? तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है जिसके कारण वह खा जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, यानी ड्रोसोरा और नेफेंथिस ये दोनों कीटभक्षी पौधा है। ये नेफेंथिस की आपका जो होता है रेड डाटा बुक, उसमें इसका नाम चला गया है क्योंकि इसकी मतलब बहुत ही कम जाति हो गई है, यह दुर्लभ प्रजाति का हो गया है। अगला प्रश्न क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका राइट आंसर होगा यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या है, दुधवा नेशनल पार्क उपस्थित है? कहाँ पर यह स्थित है दुधवा नेशनल पार्क? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा कि लगभग 8.1% है आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बी राइट होगा, सॉरी बी राइट होगा, बी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक क्या है? तो ये तो बहुत ईजी है, जो कि आपकी परीक्षा में भी प्रत्यक्ष पूछता है, लाइकेन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लाइकेन। तो फ्रेंड्स मैंने मॉडल सेट 4 बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिया, मुझे आशा है आप सभी याद कर चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में इसके अगले वाले मॉडल सेट लेकर, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।